एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। शुरुआत बड़ी खबर के साथ में करेंगे। वोट प्रतिशत सार्वजनिक किए जाने की मांग, 48 घंटे के अंदर डेटा सार्वजनिक करने की मांग है। मांग को लेकर दायर जनहित याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में होगी सुनवाई। वैकेशन बेंच में मामले पर सुनवाई होगी। पहले भी सुप्रीम कोर्ट इलेक्शन कमीशन को दे चुका है जवाब। पिछली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग से मांगा था जवाब। एडीआर और महुआ मोइत्रा ने सुप्रीम कोर्ट में दायर की है जनहित याचिका। ईसी ने बुधवार को सुप्रीम कोर्ट में दाखिल किया था हलफनामा। तो एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स एरिया नाम की एक एनजीओ ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई है। इसमें वोटिंग के 48 घंटे के भीतर सभी बूथों का फाइनल डेटा जारी करने की मांग की गई है। चुनाव आयोग ने चुनाव के 48 घंटे के भीतर बूथवार वोटिंग का डेटा सार्वजनिक करने की मांग का विरोध किया। सुप्रीम कोर्ट में दाखिल एफिडेविट में आयोग ने कहा बुधवार को कि फॉर्म 17C के आधार पर वोटिंग डेटा का खुलासा करने से मतदाताओं के बीच भ्रम पैदा होगा, क्योंकि इसमें बैलेट पेपर की गिनती भी शामिल होगी। आयोग ने कहा ऐसा कोई कानून नहीं जिसके आधार पर सभी मतदान केंद्रों का फाइनल वोटिंग डेटा जारी करने के लिए कहा जा सके। फॉर्म 17C केवल पोलिंग एजेंट को दे सकते हैं, इसे किसी अन्य व्यक्ति या संस्था को देने की अनुमति नहीं। फॉर्म 17C वो प्रमाण पत्र है जिसे पीठासीन अधिकारी सभी प्रत्याशियों को प्रमाणित करके देता है। और सुमित मेरे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं। सुमित, इस पूरे मामले को लेकर ज्यादा जानकारी चाहेंगे आपसे। देखिए पूजा, आज सुप्रीम कोर्ट की वैकेशन बेंच इस पूरे मामले को लेकर सुनवाई करेगी। पिछली सुनवाई में सीजीआई की जो बेंच है उसने चुनाव आयोग से जवाब मांगा था और पूछा था कि फॉर्म 17C यानी कि जो डेटा सार्वजनिक करने की जो मांग है उस पर चुनाव आयोग का क्या कुछ रुख है। बुधवार को चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट में जवाब दाखिल कर दिया है और याचिका का विरोध करते हुए कहा है कि याचिकाकर्ता जानबूझकर भ्रम की स्थिति पैदा करना चाह रहे हैं और पोलिंग एजेंट को ही ये फॉर्म 17C दी जा सकती है। इसे पब्लिक डोमेन में नहीं लाया जा सकता है। अगर पब्लिक डोमेन में अगर चुनाव आयोग की वेबसाइट पर अपलोड किया जाएगा तो मतदाताओं के बीच में भ्रम की स्थिति पैदा होगी। तो चुनाव आयोग ने याचिका खारिज करने की मांग की है, क्योंकि एडीआर और महुआ मोइत्रा ने ये याचिका दायर की है और इस पूरे मामले में चुनाव आयोग से पब्लिक डोमेन में 17C जो फॉर्म होता है उससे सार्वजनिक करने की मांग की है। तो ऐसे में आज सुप्रीम कोर्ट में चुनाव आयोग के जवाब पर सुप्रीम कोर्ट में एक बार फिर से सुनवाई होगी। जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा की जो खंडपीठ है वो इस मामले को लेकर सुनवाई करेगी। आपको बता दें कि एडीआर जो संस्था है वो वही संस्था है जिसने ईवीएम और वीवीपैट को लेकर याचिका दायर की थी और जस्टिस दीपांकर दत्ता ने ही आरोप लगाया था कि ऐसी याचिका दायर कर कहीं न कहीं देश के छवि को धूमिल करने की कोशिश की जा रही है। तो एडीआर को पहले भी इसी बेंच की ओर से जो है वो फटकार लगाई जा चुकी है, लेकिन दोबारा ये याचिका फॉर्म 17C को लेकर दायर की गई है। लेकिन आज देखना होगा कि चुनाव आयोग ने जिस तरह से विरोध किया है उस पर सुप्रीम कोर्ट का क्या कुछ रुख रहता है। आज इस पर कुछ अंतरिम आदेश आ सकता है। सुमित, आप नजर रखिएगा, अपडेट आपसे आगे लेंगे। फिलहाल बहुत आपका शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। और अब आगे बढ़ेंगे, एक और बड़ी खबर आपको बताएंगे। स्वाति मालीवाल के साथ बदसलूकी का मामला, आरोपी विभव कुमार को 30 हजारी कोर्ट में आज पेश किया जाना है। बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। विभव की 5 दिन की पुलिस रिमांड क्योंकि आज खत्म हो रही है, क्योंकि इस पूरे मामले में सियासी कोहराम लगातार मचा हुआ है। मालीवाल के मामले पर पूरे दिन कल भी हमने देखा कैसे सियासी कोहराम मचा हुआ। स्वाति ने कई आरोप लगाए, लेकिन इस दौरान केजरीवाल बोले कि परिजनों को प्रताड़ित ना करें, क्योंकि कल ये जानकारी सामने आई थी कि जो उस समय सीएम हाउस में था घटना के समय हर एक से पूछताछ होगी। और इसमें अरविंद केजरीवाल के माता पिता, उनकी पत्नी सुनीता केजरीवाल, उनके नाम भी सामने आए थे। हालांकि अरविंद केजरीवाल ने डिजिटल प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कहा कि माता पिता को निशाना बनाया जा रहा है। इससे पहले मुझे झुकाने के लिए विधायकों, मंत्रियों को गिरफ्तार किया गया। जब मैं नहीं टूटा तो अब मेरे परिवार तक पहुंच जा चुकी है। तो कुल मिलाकर यहां पर लगभग बयानबाजी का तेज दौर अब चल रहा है। आज पेश किया जाना है आरोपी विभव कुमार को 30 हजारी कोर्ट में। स्वाति मालीवाल के साथ बदसलूकी के मामले में लगातार सियासत भी हो रही है। स्वाति मालीवाल का भी कहना है कि अगर मुझसे कहते तो मैं वैसे ही सांसद पद छोड़ देती, लेकिन अब कोई भी शक्ति लग जाए मैं पीछे हटने वाली नहीं हूं। तो अब मैं पीछे हटने वाली नहीं हूं, स्वाति मालीवाल की तरफ से ये साफ कर दिया गया है और ना ही मैं इस्तीफा दूंगी चाहे कुछ भी हो जाए।
आगे बढ़ेंगे। टिकट कटने के बाद पहली बार चुनाव प्रचार में वरुण मां की सीट सुल्तानपुर से लगातार वो प्रचार कर रहे हैं, वहां पर प्रचार करते हुए नजर आए। कहा कि हमारी किसी से कोई दुश्मनी नहीं है, कोई गुस्सा नहीं है। पीलीभीत से टिकट कटने के बाद पहली बार भाजपा सांसद वरुण गांधी चुनावी मैदान में नजर आए और कल किस तरीके से मां मेनका गांधी की सीट सुल्तानपुर वो पहुंचे। प्रचार के आखिरी दिन उन्होंने कहा कि जनसभा में हमारी किसी से कोई दुश्मनी नहीं है, ना ही किसी से कोई गुस्सा है, क्योंकि आप देखिए पीलीभीत से उनका टिकट कटा है। पहले जिस तरीके से वो स्टेटमेंट्स देते आए थे, बयान देते आए थे, माना जा रहा था कि इसी वजह से उनका टिकट कटा है, लेकिन उनकी मां मेनका गांधी को एक बार फिर से टिकट दिया गया है सुल्तानपुर से ही, और अपनी मां के लिए कल प्रचार प्रसार करने गए थे, जहां पर उन्होंने ये बातें कही। इस बीच बढ़ते खबरों में आगे आपको साइक्लोन रेमल से जुड़ा हुआ अलर्ट बताते हैं। बंगाल तट से टकराएगा चक्रवाती तूफान रेमल, ये बड़ा सवाल लगातार बना हुआ है। दरअसल आईएमडी ने जारी की है कई सारी राज्यों में बारिश की चेतावनी। ऐसे में कहा जा रहा है कि बंगाल के तट से ये साइक्लोन टकरा सकता है। बंगाल की खाड़ी में बन रहा है एक कम हवा का दबाव और मजबूत होकर गंभीर चक्रवात रेमल के रूप में रविवार शाम तक बांग्लादेश और आसपास के बंगाल के तट पर पहुंच जाएगा, कहा जा रहा है आईएमडी के द्वारा। भारत मौसम विज्ञान विभाग की विज्ञानी मोनिका शर्मा ने बताया कि बंगाल की खाड़ी में बन रहा हवा का कम दबाव शनिवार सुबह तक चक्रवात के रूप में मजबूत हो जाएगा और उत्तरी ओडिशा, मिजोरम, त्रिपुरा और दक्षिण मणिपुर तक पहुंचने के आसार इसके जताए जा रहे हैं। वहीं इससे पहले कई सारी जगहों पर बारिश को लेकर अलर्ट पहले से ही जारी कर दिया गया है। पूजा देखिए बिल्कुल साइक्लोन रेमल का ये अलर्ट है और जिसके बंगाल तट से टकराने की बात हो रही है। आईएमडी ने इसी के चलते कई राज्यों में बारिश की संभावना भी जाहिर की है, अलर्ट जारी किया। उत्तर ओडिशा की बात हो, मिजोरम, त्रिपुरा की बात हो, ये वो इलाके हैं बंगाल तट से चक्रवात रेमल टकराएगा। जिक्र इस बात का बार बार हो रहा है। आईएमडी ने इसी को लेकर राज्य में बारिश की चेतावनी दी है। और आगे बढ़ते हुए बात होगी सिंघवी वर्सेस महाजन की याचिका पर सुनवाई, क्योंकि टल चुकी है। हिमाचल हाईकोर्ट में जुलाई तक जो सुनवाई है वो टल गई है और लॉटरी सिस्टम पर रार अभी भी बरकरार है। हिमाचल प्रदेश में हर्ष महाजन और मनु सिंघवी की याचिका पर हाईकोर्ट में सुनवाई टली है। सिंघवी ने राज्यसभा चुनाव में वोटिंग की बराबरी के बाद पर्ची सिस्टम से निकाले गए परिणामों को चुनौती दी है। प्रार्थी के मुताबिक इस चुनाव के दौरान में कानूनी प्रक्रिया की अनुपालना नहीं की गई और भाजपा प्रत्याशी हर्ष महाजन को विजयी घोषित कर दिया गया। तो देखिए, आपको याद होगा हिमाचल में इस पूरे मामले ने भूचाल लाकर रख दिया था। राज्यसभा की सीट के लिए जो क्रॉस वोटिंग हुई, उस क्रॉस वोटिंग के बाद में लगातार सरकार तक तो खतरा मंडराया और अब इस पूरे मामले को लेकर सुनवाई होनी है और लॉटरी सिस्टम बरार अब भी बरकरार है। हिमाचल प्रदेश में हर्ष महाजन और मनु सिंघवी की याचिका पर सुनवाई होगी हाईकोर्ट में, जो कि होनी थी वो टल गई है। और सिंघवी ने राज्यसभा चुनाव में वोटिंग की बराबरी के बाद पर्ची सिस्टम से निकाले गए परिणामों को चुनौती दी है। प्रार्थी के मुताबिक इस चुनाव के दौरान में कानूनी जो प्रक्रिया है उसकी अनुपालना नहीं की गई और भाजपा प्रत्याशी हर्ष महाजन को विजयी घोषित कर दिया गया और अब इसी पूरे मामले को लेकर आगे बढ़ा जा रहा है। आगे बढ़ते हुए बात होगी एक बार फिर से 6 साल में एनसीआर में बगैर बिके घरों की, जिनकी संख्या घट रही है। ये संख्या 57% घटी है। सप्लाई पर नियंत्रण की वजह से ऐसा हुआ है। एमएमआर पुणे में बिना बिके घरों की संख्या में कमी 8% की जो कमी है वो दर्ज की गई है ऑलमोस्ट। और अनसोल्ड होम्स आंकड़ों के मुताबिक गुरुग्राम के बगैर जो बिके आवास हैं उनकी संख्या लगभग 53,036 है और इससे कम हो गई है। 33,326 यूनिट रह गई हैं। नोएडा में बगैर बिके घरों की संख्या जो है वो है लगभग 25,669 यूनिट से 71% घटकर 7,451 इकाई रह गई है। देश के पश्चिमी क्षेत्र में एमएमआर और पुणे में बिना बिके घरों की जो संख्या है वो 8% तक कम हो गई है और इसलिए ऐसे देखा जाए तो लगातार लोग यहाँ पर कुछ ज़्यादा ही घर की खरीदारी कर रहे हैं और इसीलिए नोएडा तो 75% इस मामले में डाउन आया। ये मतलब रियल एस्टेट के लिए तो अच्छी खबर है। और अब आगे बढ़ेंगे, एक और बड़ी खबर आपको बताएंगे। बढ़ते तापमान से मुसीबत में एयरलाइंस, रडार और सैटेलाइट की पकड़ से बाहर टर्बुलेंस है। घटनाएं दोगुनी ज्यादा होने की संभावना इसमें हो जाती है। शोधकर्ताओं के मुताबिक एयर टर्बुलेंस की घटनाएं बेहद ऊंचाई पर और बादल रहित हवा में होती है। ऐसे में इसका पहले से अनुमान लगा पाना भी काफी ज्यादा मुश्किल होता है। अध्ययन के मुताबिक आने वाले समय में भारत में, उत्तर भारत में ज्यादातर हिस्सों में मार्च से मई के बीच में
खास तौर पर प्री मॉनसून सीजन में एयर टर्बुलेंस की जो घटना है वो तेजी से अभी और बढ़ेगी। हाल ही में एक खबर भी जब सामने आई थी, जब एयर टर्बुलेंस की वजह से हार्ट अटैक की वजह से एक शख्स की मौत भी हो गई थी, वो जानकारी भी सामने आई थी। और कुछ रिपोर्ट भी इस बात की तस्दीक करती है कि आने वाले समय में और ज्यादा इस तरीके की घटना है वो दोगुनी होने की संभावना है। रडार और सैटेलाइट की पकड़ क्योंकि ऐसे में बाहर हो जाती है, टर्बुलेंस का अंदाजा नहीं लग पाता है, घटनाएं दोगुना होने की ऐसे में संभावना है बढ़ते तापमान के साथ साथ। तो बढ़ते तापमान से एयरलाइंस पर भी मुसीबत। आगे बढ़ते हैं, बात अब नोएडा की करेंगे। देखिए, नोएडा नो पावर कट जोन, फिर भी रोजाना 5 से 8 घंटे बिजली गुल रहती है। सड़कों पर लोग उतर रहे हैं गुस्से में, क्योंकि गर्मी इतनी ज़्यादा है और बिजली चली जाती है तो लोगों को दिक्कतों का बहुत ज़्यादा सामना करना पड़ता है। शाम होते ही शुरू हो जाती है ट्रिपिंग और ऐसे में लोगों का अब सब्र का बांध टूट रहा है। लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। लोगों का ये कहना है कि प्रदेश में नोएडा को नो पावर कट जोन का दर्जा मिला हुआ है, लेकिन इसके बाद भी यहाँ पर रोजाना कई घंटे की बिजली कटौती हो रही है। विभाग के अधिकारियों को स्पष्ट ये करना चाहिए कि इस कटौती का कारण क्या है और देर रात कटौती करने का मतलब क्या है। क्या ये पब्लिक को परेशान करने की नीयत से काटी जा रही है? नोएडा को केवल कागजों में नो पावर कट जोन दिखाने का क्या फायदा? ग्रेटर नोएडा वेस्ट की 4 से अधिक सोसाइटियों में कई घंटे बिजली कटौती से निवासियों का जो धैर्य है वो टूट रहा है, जिसके बाद बीती देर रात घरों से बाहर निकलकर आए लोगों में किस तरीके से महिलाओं के साथ बिजली विभाग के खिलाफ जमकर नारेबाजी की तस्वीरें सामने। और जाहिर सी बात है, गर्मी इतनी ज्यादा है, नो कट जोन नोएडा को घोषित किया गया और उसके बाद यहाँ पर घंटों बिजली जाती है। मेरे भी बहुत सारे ऐसे दोस्त हैं नोएडा में जो रहते हैं, बताते हैं कि बिजली जाने से कितनी ज्यादा दिक्कतों का सामना उनको करना पड़ता है। बिल्कुल, और देखिए ट्रिपिंग की वजह से लोगों को वैसे भी परेशानी होती है, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है। ऐसे में एक तो बिजली फ्लक्चुएट होती है, ट्रिप होती है, और दूसरा 5 से 6 घंटे अगर बिजली नहीं आ रही है नो पावर कट जोन होने के बावजूद, तो ये बड़ा सवाल यहाँ पर खड़ा हो रहा है। तो देखिए, बात होगी छठे चरण की। छठे चरण के चुनाव के लिए प्रशासन है बेहद सख्त। नेपाल और यूपी की सीमा पर अलर्ट है। एसएसबी के जवानों को तैनात किया गया है। पुलिस और मुख्यालय के अनुसार जो छठे चरण के चुनाव में सुरक्षा है वो विशेष इंतजाम किए जा चुके हैं। जो सभी बूथ हैं वहां पर सशस्त्र सुरक्षा बलों की तैनाती की गई है। अभी तक पहले चरण में 4, जबकि अन्य जो 4 चरण रहे उसमें 5-5 सीटों पर एक साथ मतदान हुआ है। और इस बार पुलिस प्रशासन के लिए चुनौती इसलिए भी ज्यादा है क्योंकि लगभग दोगुने क्षेत्र में एक साथ मतदान हो रहा है। लेकिन छठे चरण के लिए मतदान की प्रक्रिया कल संपन्न होगी। सुबह से वोटिंग की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी, शाम के 6 बजे तक वोटिंग चलेगी। ऐसे में जो सीमा है, खास तौर पर जिन जिन राज्यों में चुनाव है वहां पर खास तौर पर देखिए सशस्त्र बल जो है सीमा पर तैनात किए जाते हैं जवान। इसके अलावा आप इंटरनल जान रहे हैं कि सिक्योरिटी के लिहाज से किस तरीके से पूरा का पूरा प्लान किया जाता है। तो कल छठे चरण के लिए वोटिंग होने जा रही है, चाहे बात दिल्ली की हो, चाहे बात बिहार की हो, चाहे इसके अलावा यूपी की 14 सीटों की बात हो। दिल्ली की 7 सीटें, यूपी की 14 सीटें, बिहार की 8 सीटें, पश्चिम बंगाल की 8, ओडिशा की 6, झारखंड की 4 और जम्मू कश्मीर की 1 सीट पर कल वोटिंग होगी। छठे चरण के लिए चुनाव के लिए जो है उसमें प्रशासन सख्ती से पेश आने वाला है। जो लोग भी माहौल को खराब करने की कोशिश करेंगे या फिर कहीं पर भी किसी भी तरह की परेशानी ना हो, उस लिहाज से पूरी तैयारियां चुनाव आयोग ने पहले अलग से की है। फिर इसके अलावा जो प्रशासन है, प्रशासन ने अलग अपने स्तर पर तैयारियां की हैं। छठे चरण के चुनाव के लिए प्रशासन बेहद सख्त है। एसएसबी के जवानों को तैनात किया जा चुका है। कल सुबह वोटिंग शुरू हो जाएगी 7 बजे से। नेपाल यूपी की सीमा पर भी इस वक्त अलर्ट है। एसएसबी के जवानों को तैनात किया गया क्योंकि यूपी की भी 14 सीटों पर कल मतदान होगा। तो देखिए, लोकसभा चुनाव के छठे चरण में दिल्ली की सभी 7 सीटों सहित 6 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों की 58 सीटों पर मतदान की प्रक्रिया होगी। देखिए, चुनाव प्रचार समाप्त हो चुका है। राष्ट्रीय राजधानी के अलावा यूपी की 14, हरियाणा की 10, बिहार और पश्चिम बंगाल की 8-8, ओडिशा की 6, झारखंड की 4, जम्मू कश्मीर की 1 सीट पर मतदान की प्रक्रिया कल संपन्न होगी। अब तक 25 राज्य केंद्र शासित प्रदेशों और 543 में से 428 सीटों पर मतदान की प्रक्रिया अब तक पूरी हो चुकी है। तो 2 चरण का मतदान अब बाकी है, जिसमें से 1 चरण कल निपट जाएगा और उसके लिए तैयारियां पुख्ता की जा चुकी है। मुकम्मल तैयारियां इस वक्त है। छठे चरण को लेकर सुरक्षा व्यवस्था के खासा इंतजाम हैं। कहीं पर भी किसी पोलिंग बूथ पर किसी भी तरह की कोई घटना ना हो, उस लिहाज से कोई भी गलत तरीके से वोट कास्ट न कर पाए, हर लिहाज से तैयारी की जा चुकी है। और अब चलिए आगे बढ़ेंगे। गुजरात से खबर है, जहां पर पालनपुर में गैस लीक की घटना आई है सामने। 78 लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। गैस लीक की चपेट में करीब 100 लोग थे, ये जानकारी मिली थी। 78 लोगों को सिविल अस्पताल में भर्ती कराया। दरअसल ये पूरा मामला है गुजरात के बनासकांठा में, जहां पर गैस लीक होने की वजह से 78 लोग इसके चपेट में आए, उनको अस्पताल में भर्ती कराया। एक व्यक्ति की हालत इसमें गंभीर भी बताई जा रही है। गैस लीक की घटना हुई
आपको बता दें यहाँ पर कबाड़ी की दुकान में गैस सिलेंडर फटने से काफी लोग इसकी चपेट में आ गए। करीब करीब 108 लोगों को एम्बुलेंस से अस्पताल ले जाया गया। कुछ मरीजों को निजी वाहन से अस्पताल पहुंचाया गया। सिलेंडर से निकलने वाली गैस के संपर्क में आने से कुछ लोगों की आंखों में जलन हुई, कुछ लोगों को सांस लेने में समस्या हुई। अस्पताल में उनको ऑक्सीजन दी गई। जानकारी ये भी है कि इसमें 21 बच्चे भी शामिल हैं। जो प्रभावित हैं उनमें 21 बच्चे भी हैं। 78 लोगों में से 21 बच्चे हैं। कुछ लोगों को उल्टी की शिकायत हुई। इस घटना के बाद बनासकांठा जिले के आला अफसर मौके पर पहुंचकर जो पीड़ित हैं उनसे अस्पताल में मुलाकात भी हुई, लेकिन बड़ी घटना यहां पर हो गई। अस्पताल के एक अधिकारी ने बताया है कि इलाके में गैस फैल गई, जिससे लोगों को सांस लेने में काफी परेशानी हुई। 78 लोगों को पालनपुर सिविल अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां पर एक मरीज की हालत गंभीर है, वेंटिलेटर पर उसको रखा गया है। फिलहाल लगभग 30 मरीजों का इलाज चल रहा है। शुरुआती जांच में सामने आया कि गैस कटर में रिसाव की वजह से ये घटना हुई है। कबाड़ के पास मलबा भी काफी ज्यादा बड़ा मैदान वहां पर था और ये जानकारी मिली है कि जैसे ही घटना हुई मौके पर टीम पहुंची, गैस रिसाव की जानकारी वहां पर लगी। पुलिस पता लगाने की कोशिश कर रही है कि आखिर किस गैस के रिसाव की वजह से ये घटना हुई है और इतने सारे लोगों को इसको अपनी चपेट में ले लिया। बड़ी बात यह है कि एक भोपाल त्रासदी सबने देखी है और उसके बाद जब भी इस तरह की कोई घटना सामने आती है, जाहिर तौर पर एक दहशत सी मन में होती है। बिल्कुल, क्योंकि कई लोगों ने अपनी जान गंवा दी थी और इतना ही नहीं, देखिए सालों साल तक आज भी उसका दंश झेल रहे हैं। वहाँ के लोगों की अगर आप तस्वीरें देखेंगे तो पूरा मंजर वो याद आ जाता है। कितनी भयानक वो तस्वीरें थी जब लोग एक अच्छी सांस लेने के लिए तरस रहे थे। आगे बढ़ेंगे, बात देखिए किस तरीके से करें कि दरअसल एक व्यक्ति की हालत जो है वो नाजुक बताई जा रही है। इस चीज़ से रिलेटेड ये जानकारी हम आपको दे रहे हैं। लेकिन अब बात नंदीग्राम हिंसा की करेंगे, क्योंकि नंदीग्राम हिंसा पर पश्चिम बंगाल राज्यपाल का एक्शन सामने आया। राज्यपाल आनंद बोस ने ममता सरकार को चिट्ठी लिखी। राज्यपाल आनंद बोस ने ममता सरकार से रिपोर्ट मांगी है। ममता सरकार को दिया कार्रवाई का आदेश। तो बड़ी खबर आपको बता रहे, राज्यपाल ने रिपोर्ट मांगी है, कार्रवाई का आदेश ममता सरकार को दिया है नंदीग्राम हिंसा पर। ये पश्चिम बंगाल के राज्यपाल का एक्शन आपको बता रहे हैं। और जिस तरीके से हिंसा यहाँ पर हुई थी, भाजपा कार्यकर्ता की मौत हुई थी। दरअसल लोकसभा चुनाव के छठे चरण के मतदान से पहले बंगाल के पूर्व मेदिनीपुर जिले के नंदीग्राम में बुधवार देर रात सत्तारूढ़ टीएमसी और भाजपा कार्यकर्ताओं के बीच हिंसक झड़प हो गई। इसमें भाजपा की एक महिला कार्यकर्ता की मौत हो गई और 7 अन्य कार्यकर्ता घायल हुए। भाजपा कार्यकर्ताओं के घरों में ताबड़तोड़ किस तरीके से तोड़फोड़ की गई, आगजनी भी की गई। तृणमूल नेता अभिषेक बनर्जी बुधवार को नंदीग्राम में सभा के लिए गए थे और भाजपा ने हमले का आरोप टीएमसी पर लगाया है, जबकि टीएमसी ने आरोपों को खारिज किया है। पुलिस ने बताया कि देर रात बाइक पर आए अज्ञात हथियारबंद हमलावरों ने महिला की हत्या कर दी और कुछ लोगों को घायल कर दिया। मृत महिला कार्यकर्ता का नाम रथीबाला आड़ी है। आपको ये बता दें कि तमलुक लोकसभा के अंतर्गत आने वाले इस क्षेत्र में शनिवार को मतदान होना है और ये घटना नंदीग्राम विधानसभा के सोनचूरा गांव के मनसा बाजार की है। विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष शुभेंदु अधिकारी ने आरोप ये लगाया कि तृणमूल के जिहादियों ने रात 2 बजे कई भाजपा कार्यकर्ताओं के घर में घुसकर धारदार हथियार से हमला कर दिया। नंदीग्राम थाने भी वो गए, थानेदार को धमकी दी। उन्होंने केंद्रीय बल को बिठाकर रखने का भी आरोप लगाया। उधर घटना से गुस्साए भाजपा कार्यकर्ताओं ने बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन किया। तो घटना को लेकर चुनाव आयोग ने जिला प्रशासन से रिपोर्ट मांगी है। प्रभावित इलाकों में अतिरिक्त केंद्रीय बलों को भी भेजा गया है और अब देखिए राज्यपाल ने इस पूरे मामले में रिपोर्ट मांगी है और एक्शन लेने के निर्देश यानी कि कार्रवाई के निर्देश दिए हैं ममता बनर्जी को। और देखिए कुछ और इंपॉर्टेंट खबरों के ऊपर डिस्कस कर लेते हैं। एयर इंडिया से जुड़ी खबर जिसमें कर्मचारियों के लिए गुड न्यूज है। आपको बता दें कि 2 साल बाद में वेतन एयर इंडिया के कर्मचारियों को बढ़ाया गया है। पायलटों को यहाँ पर बोनस दिया गया है। टाटा समूह के अधीन आने के 2 साल के बाद में एयर इंडिया ने अपने कर्मचारियों के लिए वेतन वृद्धि की घोषणा की, यानी कि सैलरी में जो इंक्रीमेंट है उसकी घोषणा की है। ये वेतन वृद्धि कंपनी की ओर से किए गए कई सारे बदलावों में से एक मानी जा रही है। इसका उद्देश्य यानी कि इसका जो ऑब्जेक्टिव है वो ये है कि एयरलाइंस को पुनर्जीवित करना और प्रतिस्पर्धा यहाँ पर लोगों की बनाए रखना, तमाम कर्मचारियों की बनाए रखना और एक तरीके से मॉरल बूस्टर के लिए भी कहा जाता है और इसलिए कहा जाता है कि इंक्रीमेंट होना बहुत ज्यादा जरूरी है। और एयर इंडिया के कर्मचारियों का 2 साल के बाद में इंक्रीमेंट हुआ है, जिसके लिए लगातार जो कर्मचारी थे, जो एम्प्लॉइज थे, वो 2 साल तक इंतजार करते रहे और इस बीच जो पायलट है उनको बोनस भी दिया गया। पूजा, और इंक्रीमेंट की बात करते करते आपकी आंखों में अलग ही चमक है। तो खैर एयर इंडिया के कर्मचारियों के लिए ये गुड न्यूज़ है और जाहिर तौर पर देखिए किसी भी कंपनी के जो एम्प्लॉयज़ रहते हैं, इंक्रीमेंट की खबर सुनकर हर किसी की आंखों में चमक आती है। अभी एयर इंडिया के कर्मचारियों के लिए गुड न्यूज़ आई है और उम्मीद है कि आप लोगों के लिए भी अच्छी खबर। क्रू मेंबर्स हड़ताल पर भी चले गए थे। बिल्कुल,
और फाइनली इंक्रीमेंट हुआ है। आगे बढ़ते हुए बात होगी हरियाणा के अंबाला की, जहां पर हुआ भीषण सड़क हादसा। बस और ट्रक की टक्कर में 7 लोगों की मौत हो गई है। 25 घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। ये बड़ी खबर इस वक्त है, बस और ट्रक की टक्कर में 7 लोगों की मौत हो गई। दर्दनाक जानकारी इस वक्त मिल रही है। हरियाणा के अंबाला से बड़ी खबर है। 25 घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। ये तस्वीरें आप देखिए, ये सभी घायल जिनको अस्पताल में भर्ती कराया गया। और ये सीधी तस्वीरें, जैसा कि अभी जानकारी मिल रही है कि सीधी तस्वीरें हैं ये फिलहाल अस्पताल की। लोग बुरी तरीके से जख्मी हुए हैं। 25 लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया जो इस हादसे में घायल हुए हैं। हरियाणा के अंबाला से भीषण सड़क हादसे के बाद की तस्वीरें इस वक्त आ रहे हैं, जहां पर मेरा घायलों नाम को सुमित कुमार है। हम ककोड़ बुलंदशहर के रहने वाले हैं। हम 25 और 30 के करीब थे। परिवार सारा, बुआ का, मामा का और हमारा सारा परिवार था। हमने 7 बजे निकले थे कल शाम को। 11 बजे करीब हमने एक पेट्रोल पंप पे अपनी वो बस रुकवाई थी, खाना वाना खाया था। ड्राइवर जो था अपना पानी वानी लेकर लग गया था। बोला होटल पर जा रहा हूँ खाना। हमने बोला साथ में खा लो, तुम्हारे लिए भी लेकर आए। बोला नहीं, वो चला गया खाना। फिर आया बाद में, शायद हल्का मुल्का नशा था। हमने डाउट किया था पर हमें क्लियर नहीं पता था। उसने फिर रास्ते में बस ठोक दी। सब सो रहे थे, नाचक बस ठोक दी। अपनी साइड से कुछ नहीं हो, उसे वो सेफ था, वो भाग गया। और 7 बंदे और सब घायल हुए हैं। कितने लोग थे? 25 और 30 के अंदर थे। कितने लोग 26 मान लो, 27 मान लो। कितने लोग की डेथ हुई है? भाई क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुमित कुमार है। हम ककोड़ बुलंदशहर के रहने वाले हैं। हम 25 और 30 के करीब थे। परिवार सारा, पूरा का पूरा परिवार बस में जा रहा था और बस ड्राइवर ने नशा किया, ऐसा अभी जो लोग हैं घायल वो बताते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन बड़ी बात है कि सोचिए, लोगों की जान जा रही है, करे कोई और भरे कोई, ये वाली सिचुएशन यहाँ पर है।